कुशवाहा के नाराज होने की बात भी खत्म हो गई। तीनों पार्टियां किन सीटों से चुनाव लड़ेगी वो सीटें भी अब सामने आ चुकी हैं। कल एनडीए की संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। एनडीए में सब कुछ सकारात्मक है, लेकिन महागठबंधन में मंथन अब भी जारी है और फिलहाल ऑल इज नॉट वेल है। कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी और पशुपति पारस की अपनी अपनी जिद है। मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुला लिया गया है क्योंकि लालू तेजस्वी कल राहुल से मिलने वाले हैं। इधर बिहार कांग्रेस ने आरजेडी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और वो आरजेडी के 50 सीटों के ऑफर को ठुकरा चुके हैं। कांग्रेस 60 सीटों पर अड़ी हुई है। इसी तरह पशुपति पारस ने 8 सीटें मांगी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने पार्टी को आरजेडी में विलय का ऑफर दे दिया तो पारस ने आपात बैठक बुला ली। लेफ्ट की तीनों पार्टियां जितनी सीटें मांग रही हैं उतनी उन्हें नहीं मिल रही। ऐसे में पेच पूरी तरह से फंसा है। सबसे पहले हम आपको बड़ी खबर से इस वक्त शुरुआत कर लेते हैं और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली से खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बिहार के लिए उम्मीदवारों के नाम पर इसमें चर्चा हुई। कल उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो सकती है। जेपी नड्डा और अमित शाह इस दौरान इस मीटिंग में मौजूद रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे तो समझ लीजिए कि बीजेपी का सभी वरिष्ठ नेतृत्व यहां पर मौजूद था। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, इसके अलावा सभी वरिष्ठ नेता बिहार चुनावों को लेकर गंभीरता के साथ मंथन करते हुए, क्योंकि विपक्ष यानी महागठबंधन का कहना है कि इस बार जनता उसके साथ है और इस बार बदलाव वो करके रहेंगे। सीट शेयरिंग का मसला महागठबंधन में कौन, यही एक बड़ा सवाल है और महागठबंधन के सवाल को हल करने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी इस वक्त पहुंच चुके हैं। कहां? देश की राजधानी दिल्ली में। कल कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात है। कांग्रेस आरजेडी के ऑफर को ठुकरा चुकी है। क्या आरजेडी को उस ऑफर को बदलना पड़ेगा या फिर कुछ और स्थिति होगी? हालांकि महागठबंधन के नेता इस बात को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत हैं कि चीजें सब ठीक हो जाएंगी। फिलहाल संजय शर्मा, सीनियर एडिटर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, आखिरकार इफ बट होते होते चीजें सेटल हो गई हैं। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात है पटना में। बिहार में मौजूद रहकर एनडीए बिहार की जनता को कल एक संदेश दे देगा, लेकिन यहां तक पहुंचना कितना आसान, कितना मुश्किल रहा? क्या अब किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, दिल मिल गए हैं? कल जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो आज नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि कल या परसों आ सकती है, तो 1 दिन 2 दिन का होल्ड किया गया। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के कुछ नाम अभी भी चर्चा में बचे हुए हैं जिन पर कि फैसला लिया जाना बाकी है। ये बताया जा रहा है कि लगभग 70 से 80 नामों पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है और 20 से 25 नाम अभी भी ऐसे बाकी बचे हुए हैं जिन पर कि बीजेपी को आगे चल करके फैसला लेना है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां से निकलने वाले हैं और कल शाम को 4 बजे पटना में एनडीए की एक ज्वाइंट पीसी होगी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सभी सीटों के नाम और हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट के नाम भी उस पर जारी कर दिए जाएं। तो एनडीए अपना पूरी तरह से एकजुटता दिखा रहा है और एकजुटता के लिए ही कल ज्वाइंट पीसी भी बुलाई गई है, जिसमें कि एनडीए के सभी नेता, सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे और एकजुटता भी दिखाएंगे। संजय, किस तरीके से, कितना टफ है, कितना आसान रहा कुशवाहा, जीतन मांझी और चिराग पासवान को साधना बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी ने आपने अगर देखा होगा कि सबका साथ सबका विकास ये फार्मूला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने हमेशा एनडीए को एकजुट रखने की कोशिश की है। एनडीए में चाहे छोटा एलआई हो चाहे बड़ा एलआई हो, सभी को साथ में लेकर के चलने की कोशिश की, सभी को साधने की कोशिश की है। हालांकि डिमांड मांगे सबसे ज्यादा, कई सारी मांगे होती है, कई लोग ज्यादा सीटें मांग रहे थे, लेकिन उनको भी मनाया, समझाया, कुछ देकर के उनको मनाने की कोशिश की गई। चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी गई, एक राज्यसभा की सीट भी ऑफर की गई। हम जीतन राम मांझी को 6 सीटें देकर के संतोष करना पड़ा और एक एमएलसी का भी उनको ऑफर दिया गया। इसी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि वो सबसे छोटी पार्टी न दिखे एनडीए में, तो हम और उपेंद्र कुशवाहा को दोनों को बराबर सीटें देकर के उपेंद्र कुशवाहा की भी बात रख ली।
तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जो बीजेपी को ये बताने में माहिर है, साबित करती है कि वो सबको साथ लेकर के चलने में एकजुट रखने में सफल होते हैं, कामयाब होते हैं, क्योंकि उनका जो फार्मूला है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर के चलना है। और आगे सिर्फ केवल बिहार चुनाव में नहीं, आगे भी उनको और भी साथ में रहना है, चाहे केंद्र की सरकारें हो चाहे राज्य की सरकारें हो। वाकई संजय, लगातार आपने नजर बनाए रखी है। आपका विश्लेषण बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। लेकिन एनडीए में ये पेच आखिर सुलझा कैसे? बड़े दिनों से तकरार टसल दिखाई पड़ रही थी, हर कोई अपना जोर लगा रहा था। इससे पहले कि 243 सीटों में से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता, हर दल एनडीए में कोशिश कर रहा था ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने नाम कर ले। ये पेच सुलझा कैसे? एक रिपोर्ट। एनडीए में सीटों का पेच सुलझा, महागठबंधन में क्यों उलझा? दिल्ली में महागठबंधन का मंथन, दलों की अपनी जिद, अपना मन। एनडीए का सीटों का ऐलान, महागठबंधन में कब तक घमासान? काफी जद्दोजहद के बाद आखिर एनडीए में बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग फाइनल हो गया। चिराग, मांझी, कुशवाहा की थोड़ी बहुत नाराजगी की बात सामने आई थी, लेकिन समय रहते गठबंधन में वाकई सब कुछ सकारात्मक रहा, जैसा कि कहा भी जा रहा था। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई है। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। चर्चा थी कि जीतन राम मांझी शायद नाराज हो जाएं, क्योंकि वो कम से कम 15 सीट चाह रहे थे, लेकिन ऐलान के बाद उन्होंने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी, हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं। ये बात सही है कि हमको जो मिला है। अब एनडीए में बारी है उम्मीदवारों की सूची की। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और यह सूची जल्द सामने आने की उम्मीद है। महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन होना है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कल लालू तेजस्वी की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक होगी। लालू और तेजस्वी यादव के पटना से दिल्ली जाने के दौरान फ्लाइट के अंदर की तस्वीर सामने आई। फ्लाइट में तेजस्वी के साथ कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह बैठे थे। फ्लाइट में तेजस्वी और अखिलेश गंभीर बातचीत करते नजर आए। दिल्ली आने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट ने बुलाया है, इसलिए हम लोग आए हैं। सीट शेयरिंग और राहुल गांधी से मुलाकात से जुड़े सवाल को टालते हुए कहा कि दिल्ली आने का मकसद कोर्ट में पेश होना है। मकसद है, केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। इससे पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर लालू प्रसाद ने कहा कि बातचीत चल रही है। इस बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि महागठबंधन थोड़ा सा बीमार हुआ है, सभी डॉक्टर दिल्ली में हैं, दिल्ली जाकर सही डॉक्टर के पास सही इलाज हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं, और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। इधर पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की। क्या वे किसी गठबंधन में शामिल होंगे, इस पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 17 अक्टूबर तक का समय है, हम परसों तक सब कुछ बता देंगे।
कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा पर कहा कि आज इनका हुआ है तो कल हमारा होगा। इसमें क्या दिक्कत, इसी के लिए जा रहे हैं और इन्हीं चीजों का भी इंतजार हो रहा था। वहाँ रस्साकशी चल रही थी, हमारे रस्साकशी तो पहले से भी नहीं थी। कल फाइनल बैठक हो जाएगी, चीजें तय हो जाएंगी इसके बाद। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने आरजेडी के 50 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया है और कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी है। वहीं कांग्रेस ने आरजेडी को अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला कीजिए, नहीं तो कांग्रेस पहले चरण को लेकर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। इधर आरजेडी 130 से 138 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि गठबंधन में उसका जनाधार सबसे बड़ा है, इसलिए टिकटों का बंटवारा भी उसी अनुपात में होना चाहिए। उधर पशुपति पारस की पार्टी के साथ भी आरजेडी की बातचीत अटक गई है। पारस 8 सीटों की मांग पर अड़े हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें अपनी पार्टी का विलय करने का ऑफर दिया है। इसके बाद पारस की पार्टी ने आपात बैठक भी बुलाई। लेफ्ट दलों के साथ भी समीकरण मुश्किल दिख रहा है। सीपीआई-एमएल 30 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन तेजस्वी 22 से ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं। सीपीआई 24 सीटों की लिस्ट लेकर आई है, मगर आरजेडी केवल 7 सीटें छोड़ने पर अड़ी है। इसी तरह सीपीएम 10 सीटों की मांग कर रही है। आपको प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया कि बेस्ट होगा, हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें, परसों तक हम बता दें। लेकिन तेजस्वी 5 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं। वहीं मुकेश सहनी 30 सीटों की चाह रखते हैं, लेकिन आरजेडी उन्हें केवल 18 सीटें देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजें बदल रही हैं? चुनाव की तारीख सामने आ चुकी है, सारे दल अब पूरी ताकत से लग गए हैं, लेकिन फिलहाल एनडीए सीटों के मामले में अपनी चीजों को, स्थितियों को साफ करते हुए आगे बढ़ता दिख रहा है। हालांकि उम्मीद यह है कि कल का दिन शायद महागठबंधन भी अपनी चीजों को स्पष्ट कर ले। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मयंक मौली, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सूरज मंडल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर सूरज। सबसे पहले मयंक मौली, जो कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही थी पिछले कुछ दिनों में कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, सीटों का बंटवारा सही तरीके से हो नहीं पा रहा, लेकिन आज की खबर ने एक बात तो साफ कर दी कि बहुत सारी चीजें पीछे पीछे चल रही थी, समझाइश चल रही थी, बातें बताई जा रही थी, चीजें दिखाई जा रही थी, जनाधार समझा जा रहा था, और आज एकदम सारी चीजें क्लियर होकर सामने आ गई हैं और ऐतराज अब तक किसी का निकलकर सामने नहीं आया। माना जाए एनडीए ने एक बड़ी बाधा पार कर ली। डॉक्टर मयंक मौली जी। मैं सबसे पहले ये बताऊं कि एनडीए में हमेशा से ऑल इज वेल था, ऑल इज वेल है और आगे भी ऑल इज वेल रहेगा। और एनडीए जो है वो महज कहिए कि दलों का गठबंधन नहीं है, दिलों का भी गठबंधन है। और हम महज 5 दल नहीं है, 5 पांडव की तरह एक कहिए एकजुट होकर एक भाई हैं। तो सारे भाइयों ने मिलकर के कहिए आपसी सामंजस्य से अपना फैसला कर लिया। और जैसा कि हम सब जान चुके हैं कि बिहार में चुनावी रणभेरी बच चुकी है और बहुत कम दिन बाकी हैं, तो जल्दी फैसला भी करना था। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, चुनावी प्रबंधन को देखते हुए, तो हमने समय पे माकूल समय लेते हुए बकायदा फैसला कर लिया है। और कल जो है जब सीटों का भी ऐलान हो जाएगा, प्रत्याशियों का भी ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा, उसके बाद से कहिए जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है पूरी एकजुटता के साथ चुनावी समर में कूदेगा और निश्चित ही विजय हासिल करेगा। जो हमारा जो नारा भी है कि हम लोग किसी भी यार फिर से एक बार एनडीए सरकार हमारी आ रही है और उसको में कोई अब संशय लेश मात्र का भी नहीं बचा हुआ। रही बात जहां आपने महागठबंधन की करी, तो महागठबंधन के आज नेताओं को हमने देखा जो कि कथित तौर पे बिहार के युवराज हैं,
और जो हमने देखा कि आज पूरा सब परिवार वो फ्लाइट पकड़ करके कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे शायद ही लग पा रहा है कि कल इनकी सीटों का ऐलान हो पाए, क्योंकि वो कोई मंदिर और कोई किसी कहिए तीर्थ स्थल की यात्रा पे नहीं गए हैं। अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जी, जो कि पंजीकृत चारा चोर अपराधी हैं, और अभी इस मामले में तो सब परिवार बेल पर रिहा है। राहुल गांधी जी के परिवार के बाद ये पहला ऐसा राजनीतिक परिवार है जो दीदी जी, मम्मी जी, पापा जी, भैया जी, जितने भी जी हैं सबके सब बेल पर रिहा हैं। और ये कोई सामाजिक न्याय के लिए नहीं रिहा है। सामाजिक न्याय का ढोंग करने वाले ये लोग, जिन्होंने, मैं आपको थोड़ा सा समय लेके स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये मामला बड़ा गंभीर है, जितना आसान दिखाई देता है लैंड फॉर जॉब वाला। बिहार का सर कुल क्षेत्रफल है मैं तो एक मिनट मयंक मौली जी, इस चीज को मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगा, तो इस बात को विस्तार दीजिएगा, क्योंकि एटलेंथ चीजें हो जाएंगी। मैं जरा डॉक्टर सूरज मंडल को भी चर्चा का हिस्सा बना लूं। डॉक्टर सूरज मंडल, अभी तक स्थितियां थोड़ी सी विकट हैं। विकट इसलिए कि पिछली बार जितनी कांग्रेस को सीटें मिली थी, शायद आरजेडी अब तक उतनी भी देने को तैयार नहीं हो रही है। लेकिन अब जब सब वरिष्ठ नेता दिल्ली में ही हैं, तो उम्मीद है कि कल का दिन इन सारे सवालों का हल लेकर सामने आ जाएगा और महागठबंधन भी अपनी स्पष्टता के साथ सामने होगा। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक महागठबंधन का प्रश्न है, ये पहले से ही लगभग तय था, और इसमें थोड़ी दिक्कत ये आई है कि कई सारे जनता दल यूनाइटेड के नेता, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, वो बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किए हैं, और वहाँ एक दिक्कत आ रही है उन लोग को एकोमोडेट करने में। आपको पता होगा कि जैसे पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने ज्वाइन किया, उसके बाद राहुल शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं, अजय कुशवाहा जी ज्वाइन किए, चाणक्य प्रकाश जो कि अभी सिटिंग जनता दल यूनाइटेड के एमपी गिरधारी जी के पुत्र हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को छोड़कर इधर आ रहे हैं, और उन लोग को एकोमोडेट भी करना है। ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत चर्चा और बढ़ गई। जहां तक सवाल है कि इन्होंने कहा कि ये गए हैं कोई तीर्थ यात्रा में, नहीं। हम लोग सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है। देश के जितने कुकर्म करने वाले भ्रष्टाचारी हैं, वहां जाकर लालू प्रसाद यादव को जेल किसने भेजा है? और आप वोट, लालू प्रसाद यादव को जेल किसने भेजा? आपके नेता ने। और मेरी अध्यादेश किसने थोड़ी देर मयंक जी उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आपको याद दिला रहा हूं मयंक जी, मैंने टोका नहीं। मयंक जी, आदरणीय मयंक जी, ठीक है, वो तो अपनी बात रखेंगे, वो आपकी बात तो रखेंगे नहीं। डॉक्टर सूरज मंडल, मैं पूरा करता हूं। ये जो अभी स्थिति है, एनडीए के सामने बड़ी विकट परिस्थिति है। एक लीडरलेस अलायंस है। आपको पता है कि किस तरह से इसके शीर्ष नेताओं को, दिलीप जायसवाल जो है अध्यक्ष है, उन पर एक भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इसके साथ साथ आप सम्राट चौधरी पर तो कई सारे आरोप लग गए, हत्या तक की आरोप लगी है कि किस तरह से वो जेल से निकले हुए व्यक्ति हैं। सुनिए तो डॉक्टर सूरज मंडल, अभी आपके दाग मेरे दाग से ज्यादा खराब है, अभी इसकी बहस नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है। वो तेजस्वी जी ने भी साफ कर दिया, अदालत ने बुलाया है, गए हैं। ये सारी चीजें तो अलग करते। मुझे ये बताइए, सीटों का जो मसला है, वो बंटवारा आपका कल के दिन, हम लोग ये समझें कि कल सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी? बिल्कुल, ये मैं पहले से ही आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि ये एक दिन पहले ही सारी चीजें साफ हो गई थी, 1-2 दिन पहले। लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में कई सारे विधायक आए हैं और ज्वाइन किए हैं, तो इस पर दोबारा से बातचीत जरूरी हो गया। और अब मैं समझता हूं कि कल इस बात पर पूर्ण रूप से फैसला हो जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां तक सवाल है लोगों के सहयोग और लोगों के समर्थन का, जिस पार्टी पर अधिक से अधिक दावेदारी रहती है, जिस पार्टी में अधिक से अधिक लोग सीटें मांगने वाले रहते हैं, टिकट मांगने वाले रहते हैं, वहां थोड़ी दिक्कतें आती हैं हर एक गठबंधन के साथी को। और खास तौर से आप देख लीजिए, स्ट्राइक रेट लगभग सीपीआई-एमएल का भी बहुत अच्छा रहा है। उनको भी दिक्कत है कि किस तरह से वो अकोमोडेट करे अपने बढ़ते हुए जनाधार को। इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के पास है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम उन सीटों पर जरूर लड़ेंगे जहां हम या तो जीते थे या सेकंड आए। इसके साथ साथ ये भी बात स्पष्ट थी कि ये जरूरी नहीं है कि हम उतने ही सीटों पर लड़े जितने पिछले बार लड़े थे, लेकिन
एक उस आधार पर ये फैसला होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जो एक सभी जगह सभी जिलों में सभी लोग सभा क्षेत्रों में अपना जनाधार है, तो हर एक जगह इनको जो चलिए ठीक है, ये ये सारे तर्क मेरे ख्याल से वरिष्ठ नेताओं के बीच में कल इस पर चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन मैं एनडीए पर लौट कर आता हूं। एनडीए ने जो सीटों की शेयरिंग को फाइनल किया है, इसमें आंकड़े दिखा देते हैं जरा सा। ये आंकड़े देखिए, 2025 में बीजेपी 101 सीटों पर लड़ रही है, जेडीयू 101 सीटों पर, एलजेपी 29 सीटों पर, हम 6, आरएलएम 6 पर लड़ रही है। अब इसको हम 2020 से देख लेते हैं। 2020 में यहां पर दर्शकों देखिए, वीआईपी पार्टी ये अब महागठबंधन के साथ है, मुकेश सहनी की 11 सीटों पर लड़ी थी, हमको 7 मिली थी, जेडीयू को 115 मिली थी और बीजेपी को 110 मिली थी। एक चीज तो बड़ी स्पष्ट समझ में आ रही है, बीजेपी और जेडीयू ने इस एनडीए के दलों के जोड़ को बनाए बचाए रखने के लिए कुर्बानी तो दी है। बीजेपी ने करीब 9 सीटें छोड़ी हैं और 14 सीटें छोड़ी हैं जेडीयू ने छोड़ी हैं। देखिए, ये इस बार का 243 सीटों का पूरा खाका एनडीए के लिए 101 बीजेपी, जेडीयू 101 सीट, एलजेपी 29 सीट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीट। यहां पर दोनों को 6-6 सीटें दी गई है, यानी सबसे नीचे, सबसे ऊपर, सबसे आगे कुछ नहीं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी को फायदा जरूर हुआ है, और वो इसलिए कि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। अब उनके उलट पारस, जो कि उनके चाचा हुआ करते थे, उनकी क्या स्थिति है इस वक्त महागठबंधन में, बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ये पता चल रहा है कि आरजेडी ने कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारे अंदर कर लीजिए। तो स्थितियां कैसे पलटती हैं और बदलती हैं, बड़ा स्पष्ट आंकड़ों से समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी और जेडीयू ने इस सीटों के बंटवारे में सर्वाधिक बलिदान दिया है, अपने गठबंधन को, अपने दलों को, एनडीए को बचाए और बनाए रखने के लिए। मयंक मौली मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयंक जी, क्या इतनी जरूरत आ पड़ी थी कि 101 सीटें, मतलब 9 सीटें आपने छोड़ दी पिछली बार से, 14 सीटें जेडीयू ने छोड़ दी। ये जो सीटें आपने यहां पर छोड़ी हैं, क्या इससे ये माना जाए कि विनिंग कैंडिडेट दूसरी पार्टी ज्यादा बढ़िया दे रही है, या एनडीए अपने गठबंधन को, अपने दलों को बचाए रखने की जुगत में है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा राजीव जी कि हमारा दलों का नहीं दिलों का गठबंधन है, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाने में विगत कहिए 3 दशकों से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल देख लीजिए या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देख लीजिए, हमने हमेशा अपने सहयोगी दलों का सम्मान किया है, उनकी भावनाओं का, उनके कैडर का, सबका सम्मान किया है। चाहे वो हमारी सरकार 2 बार की केंद्र की सरकार रही हो या बिहार में विगत 20 वर्षों से जो भी हमारी सरकार है, हमने हमेशा अपने सहयोगी दल को उचित सम्मान दिया है। हम उसके कहिए कि घर में आग लगाने में विश्वास नहीं रखते हैं, ना ही उनकी सरकारें गिराने में विश्वास रखते हैं, जैसा कि कांग्रेस पार्टी जी का इतिहास रहा है। अब रही बात हमारे दोस्त जो कांग्रेस पार्टी के, जो हमारे अभी बात कर रहे थे, आपने उनको देखा, वो एक सरेंडर मोड में है कि राजद को वो अभी से अपना बड़ा भाई मान रहे हैं, और माने भी क्यों ना, क्योंकि विगत 35 वर्षों से राजद की बैसाखी पे कांग्रेस जो है वो बिहार में अपनी राजनीति करती आ रही है, तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ही रहमो करम पे जिंदा है। ये दूसरी बात है जिसपे मेरे साथी भड़क गए थे कि लालू प्रसाद यादव जी के जेल जाने का मार्ग प्रशस्त करने वाले कौन थे? वो थे आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने अध्यादेश फाड़ करके उनको जेल भेजा। और उसके बाद से आज ये देखिए विरोधाभास क्या है कि जिसको कभी आपने जेल भेजा, और लालू जी के लिए तो और भी कहिए अचरज वाली बात है, जिस जेल का कभी उद्घाटन किया मुख्यमंत्री रहते हुए, बाद में उसी के कैदी बने। और आज फिर जो जैसे इनको आपत्ति हुई मेरी बात पे, तो ये पूरा परिवार जो बेल पे रिहा है वो बेल लेने गया, क्या पता कल वहीं से वो तिहाड़ जेल चला जाए, क्या पता ये चुनाव लड़ने के काबिल कोर्ट रखता है नहीं रखता, वो तो आगे की कहिए भविष्य के गर्व का सवाल है। आपको नहीं लगता है? इससे पहले कि मैं डॉक्टर सूरज मंडल का रुख करूं, बड़ा संक्षेप में बताइए मयंक मौली जी कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लेकर तेजस्वी और राहुल बिहार की गली गली शहर शहर घूमे हैं, वो आपको एक चोट पहुंचा गया या डेंट भी लगा गया है?
देखिए वो तो मामला सिरे से निराधार हो गया। ये वोट चोर गद्दी चोर जैसे कहिए जो भद्दे नारे लगाने वाले, अब ये कोई पहली बात थोड़ी है कि माफी वीर राहुल गांधी जी ने ऐसे नारे लगाए और जाके फिर आज सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के माफी मांगी हो। ये पहले भी होता आया है और आगे भी यही होगा। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी गए ना मामले के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, उसे बकायदा उपयुक्त जरूरी बताया और प्रक्रिया में जो भी थोड़ी मोरी खामियां थी उसको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में उसको पूरा किया गया। और एक भी आपत्ति आई है सर? क्या एक भी आपत्ति? तो जनता देख रही है कि हारने का जो डर सता रहा है, जो इनके घर में, जो लालू प्रसाद यादव जी के घर में स्वयं सत्ता का एक सेमीफाइनल चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी का उत्तराधिकारी होगा कौन, चाहे बहन हो जिनको की किडनी लेने के बाद। ठीक है, मैं उस पर आता हूं, उस विस्तार पर आता हूं, लेकिन डॉक्टर सूरज मंडल का इस वक्त रुख कर लेता हूं। डॉक्टर सूरज मंडल, अगर आप मयंक मौली जी को सुन रहे हैं तो जो कुछ भी यहां पर हो रहा है बिहार में, जो चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें अब ये स्पष्ट करने वाली हैं, जैसा मैंने उनसे वोट चोर गर्दी छोड़ के नारे के बारे में बोला, तो यहां पर यह भी तो बात है कि इलेक्शन कमीशन ने तो खुलेआम चैलेंज कर दिया था कि अगर हमारे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि हमने ऐसा किया है, आप एफिडेविट फाइल कीजिए, हमें घसीटिए अदालत की दहलीज पर और हमसे हिसाब मांग लीजिए अदालत के सामने। लेकिन ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं किया। ये नारा काम करेगा आपका क्या? देखिए राजीव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एफिडेविट की बात, ये सर्वविदित है। और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने खुलेआम लगभग 18,000 एफिडेविट दिखाए जो 2 साल पहले ही दिया गया है। और ये सभी जगह तय हो गया कि ये खुद ही दस्तावेज चुनाव आयोग के हैं, तो उनको एफिडेविट से क्या मतलब है। और जो बात ये कह रहे हैं, जो ये वोट चोरी वाली जो नैरेटिव है, इसको इतनी पुख्ता तरीके से बार बार साबित की जा रही है। अभी आप देखिए SIR की बहस चल रही सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने उसका फैसला सुना दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में ये आया है स्पष्ट रूप से कि जो अल्टीमेटली इन्होंने जो वोटर लिस्ट जारी किए हैं, उस वोटर लिस्ट में भी कई जगह, खास तौर से 40 लाख ऐसे नाम हैं जो अनेक जगह, ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 40 लाख ऐसे नाम हैं जो कि मल्टीपल प्लेसेस में दिख रहे हैं। और एक बार और मैं जोड़ दूं इसके साथ कि इन्होंने कहा, जो चुनाव आयोग ने, कि हमें लगभग 2 लाख समथिंग प्राप्त हुए थे आवेदन इनमें लोगों को जोड़ने के, हटाने के लिए, और उससे लगभग 1 लाख अधिक नाम हटाए गए। किनके कहने पर, कौन आवेदन दिया, ये सब बातें वो न कोर्ट में बताना चाहते हैं, न ये भी लोगों को बताना चाहते हैं। और आप देख चुके हैं कि अनेक बार मौखिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो चुनाव के समय में आधार कार्ड को एक 12वें दस्तावेज के रूप में आप देखें, उसको अंततः सुप्रीम कोर्ट को एक लिखित आदेश देना पड़ा, तब जाके इन्होंने, तो भी इसमें यह तय नहीं है जो इन्होंने अभी जारी किए हैं अपने आंकड़े, और जो वोटर लिस्ट जो फाइनल जारी किए हैं, उसमें कौन किस आधार पर जोड़ा गया, कौन किस आधार पर हटाया गया है। और जो बार बार ये कह रहे हैं मल्टीपल पीपल, या जो विस्थापित लोगों की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि किस तरह से ये बिहार के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये देश में एक कानून है कि जो NRIs भी हैं वो भी भारत आके वोट देते हैं। डॉक्टर सूरज मंडल, डॉक्टर सूरज मंडल, मेरी बात तो सुनिए। आज अखिलेश यादव ने भी ये बात बोल दी, आज अखिलेश यादव ने भी ये बात, डॉक्टर सूरज मंडल, हमारी चर्चा, डॉक्टर सूरज मंडल, मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आप अपनी बात रख पाएं, लेकिन हमारी चर्चा ये नहीं है कि SIR का मुद्दा अब क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी आज कहा कि वो बीती बात हुई, अब चुनाव ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन मुझे यहां पर यह बताइए कि अगर RJD ये तय करती है, मतलब मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं, जो बातें अलग अलग जगह से आ रही हैं कि कांग्रेस को हम केवल 50 सीटें इस बार देंगे, स्ट्राइक रेट पिछली बार आप लोगों का उतना बेहतर नहीं था, तो क्या कांग्रेस 50 पर मानेगी या फिर परिस्थितियां बिहार के चुनाव में घमासान की होंगी, कांग्रेस पुरानी पार्टी अकेले भी जा सकती है? देखिए, जो सीटों की संख्या की जो बात है वो मैं यहाँ रख नहीं सकता हूं, क्योंकि वो शीर्ष नेताओं के बीच में एक बातचीत में होगी। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो अभी हमारा जो गठबंधन है, वो कोई पांडव वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग एक
संघर्ष कर रहे हैं, और वो संघर्ष कर रहे हैं लोगों नेता के कौन वोट है? के अधिकार को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए और देश के संविधान को बचाने के लिए। ठीक है, और इस ठीक है, संघर्ष संविधान में को बचाने की कई बहुत अच्छी बार बात है, कुछ- संविधान बचा भी कई रहना बार, चाहिए। राजीव मयंक मौली जी, कई सर, बार मुझे भी मयंक मौली जी, जवाब दिया संविधान जाए। बचाने की लड़ाई है, जनतंत्र बचाने की लड़ाई है, फिलहाल तो सीटें सिक्योर करने की भी लड़ाई है। फिलहाल सही बिहार बात में है, कम- और मैं अपनी बात पूरी कर लूं 1 मिनट। मैं अंतहीन नहीं, मयंक मौली जी आपकी बात मैसेज गया। मयंक मौली जी, जी, यहाँ फिलहाल तो कांग्रेस के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई है बिहार में, जो कि वो विगत 35 वर्षों से लगातार बचाने की कोशिश में, और सिमटती हुई पार्टी जो है प्रतिदिन सिमट रही है। अब इसका फैसला कब होगा सीट शेयरिंग का, क्या वो बैंकॉक चलिए से ठीक होगा है, या मैं बड़ी कोलंबिया खबर से भी होगा? सामने रख देता हूं। कहते हैं बिहार कल्चर और संस्कृति से बहुत नजदीक से जुड़ा रहता है, छठ महापर्व ज्यादा दूर नहीं है, और जब बिहार में बड़े नाम पार्टियों के साथ जुड़ते हैं तो खबर बनती है। सिंगर मैथिली ठाकुर को लेकर खबर आ रही है, जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लड़ने जा रही हैं, और ऐसी खबरें हैं कि अलीनगर सीट से उन्हें चुनाव में एनडीए उतारने जा रहा है। अब ये चीजें कल पुख्ता हो जाएंगी, लेकिन जब पता चलती हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है लोगों तक सामने रखें। आनंद सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, क्या खबर मैथिली ठाकुर को लेकर? आनंद सिंह, क्या खबर मैथिली ठाकुर को लेकर? जी राजीव, देखिए जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से मुलाकात हुई थी मैथिली ठाकुर की बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के साथ कुछ ही दिन पहले, और उनकी फोटो भी काफी वायरल हुई थी, और फिर उन्होंने हमारे यहाँ जब इंडिया न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अभी चुनाव लड़ना या ना लड़ना उनके लिए अभी कंफर्म नहीं है। मगर जिस तरीके से हमारे सूत्र जो बता रहे हैं बीजेपी के अंदर कि जब आज एनडीए की बैठक हुई और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक उन्होंने ली अपने बीजेपी के कोर नेताओं के साथ में, तो उसमें ये डिसाइड किया गया जब कि कौन सी पार्टी कितने कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी आने वाले दिनों में बिहार में, तो उसी के बाद हमने अपने सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी जो है अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है। यानी अलीनगर सीट से वो वहां पर इस बार जो है अपना पोल डेब्यू कर सकती हैं बिहार में। और ये अलीनगर जो सीट है ये आपकी जाकर जो उत्तरी बिहार है उस क्षेत्र से आता है ये सीट, और फिर उसी सीट से ही इनको उतारने की बताया जा रहा है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। खास वजह आनंद की अलीनगर सीट का ही चुनाव मैथिली ठाकुर के लिए किया गया? देखिए जिस तरीके से अलीनगर सीट जो दरभंगा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, चूंकि मैथिली ठाकुर वो मैथिली की एक अच्छी सिंगर रही हैं, तो मैथिल बहुल इलाके से ही अलीनगर खास तौर पे मैथिल बहुल इलाके की सीट है, दरभंगा के अंदर ये आती है, तो मैथिली भाषा का यहाँ पर एक खासा वहाँ पर वर्चस्व दिखता है। तो मैथिली भाषा में ही मैथिली ठाकुर के जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं हमने सुना है, चाहे वो छठ के गीत हों या फिर मैथिली भाषा में ही उन्होंने अपने सारे गाने गाए हैं। तो ऐसे में जहां पर भाजपा सीधा फोकस करती है कि किस तरीके से जो जहां की कल्चर है, जहां की जो ट्रेडिशन है, जहां की जो बोली है, तो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से सामने लाया जाए। और मैथिली ठाकुर से बड़ा एग्जाम्पल मैथिली भाषा के लिए आज के डेट पे फोक सिंगर के तौर पे उनसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। तो बीजेपी चाहती है कि उस चीज को टैप कर सके, जो मैथिली भाषी लोग हैं, जो मैथिली बोलते हैं, तो उनके लिए ये काफी एक बड़ा आनंद वाकई पेश चेहरे होगा। जो होते हैं वो वोटों को खींचने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और मैथिली ठाकुर का जो उनकी पहचान है, जो उनका चरित्र है, वो एक ऐसी सौम्य मृदुभाषी स्त्री का या लड़की का है जो सीधे सीधे लोगों के दिल पर असर करता है, और इस ऑरा को एनडीए जरूर वोटों में तब्दील करने की कोशिश करेगा। बहुत धन्यवाद आनंद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन मयंक मौली मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयंक जी, सीट बंटवारे हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जब ये बड़े नाम इस तरीके के प्रभावी लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं,
क्या ये वोट में तब्दील होते हैं, यही सोच है राजनीतिक दलों की, या फिर आपको लगता है कि इस चेहरे का जो असर है वो अक्रॉस स्टेट पूरे बिहार में पड़ता है, इसलिए इनको चुनाव लड़ाने से बहुत फायदे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बताऊं, मैथिली ठाकुर जी बिहार की बिटिया ही नहीं है, बकायदा इन्हें जूनियर स्वर कोकिला भी कहा जाता है बिहार के लिए, और ये जी। बिहार का गौरव है। चाहे इस पे अक्रॉस पार्टी लाइन सभी इस बात से सहमत होंगे कि इस बच्ची ने बिहार को एक नई पहचान दिलाई है। तो और ये बात, जैसा कि हम जानते हैं कि मैथिली ठाकुर जी हो या उनका परिवार हो, वह राजनीतिक रूप से सक्रियता उनके तरफ से ऐसा कुछ संदेश आया था जिसको पार्टी ने सहर्ष स्वीकार किया। तो ये तो एक लोकतंत्र है जहां कभी भी कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और अपना राजनीतिक दल, अपना राजनीतिक मत पक्ष चुन सकता है। तो श्री मैथिली ठाकुर जी ने भारतीय जनता पार्टी को कहिए चुना है, अपना वक्तव्य दिया है कि उन्हें कंसिडर किया जाए। अच्छा मयंक तो सर, जरूर ये पार्टी तो इसको अच्छी consider बात कर हुई। रही है। मुझे ये बताइए, ये नहीं मैं जानना चाहता कि शीर्ष नेतृत्व ने क्या फैसले लिए हैं, वो तो सामने आ ही जाएंगे, लेकिन क्या इस बात की आशंका है कि एनडीए अपने उम्मीदवारों में बदलाव कर सकता है इन चुनावों में, जैसा कि हमने देखा हरियाणा में किया गया था, जैसा हमने देखा गुजरात में किया गया था? मतलब कई जगह एनडीए ने और बीजेपी ने खासकर ऐसे प्रयोग किए हैं जिन्होंने एक साथ पहचान और उम्मीदवारों को बदल के रख दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दल हो, विशेषकर मैं अपने दल की बात करूंगा, सीटों में बदलाव की गुंजाइश और कहिए बेहतरी के लिए, चाहे जनता हो या उसके लिए, हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से करता आया, क्योंकि हम किसी प्रॉपर परिवारवादी या किसी डायनेस्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। हम लोग बाकायदा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और अगर कार्यकर्ताओं के बीच से चुन करके कोई नाम आता है तो उसको पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो, चुनाव प्रबंधन समिति हो, वो सब उसको जरूर डिस्कस करते हैं, और काफी मंथन के बाद कहिए कि कैंडिडेट्स का ऐलान होता है, ना कि वो किस घराने से आता है, किस परिवार से ताल्लुक रखता है, या उसकी बाकी पृष्ठभूमि क्या रही है। तो इसको लेकर के कोई अचरज की बात नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। यही सवाल मैं डॉक्टर साहब से भी पूछ लेता हूं। डॉक्टर साहब, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि अपने उम्मीदवारों में बदलाव महागठबंधन कर सकता है, सिरे से एकदम नया उम्मीदवार नए बदले हुए समीकरणों को देखते हुए सामने रख सकता है? अधिकतर ये देखा गया है, और मैं समझ रहा हूं कि कई सारे ऐसे विधायक हैं, उनको रिपीट किया जाएगा या उनकी जो सीट बरकरार रहेगी महागठबंधन के अलग अलग पार्टियों द्वारा। कांग्रेस पार्टी ने जरूर यह कोशिश की है कि जो बेहतर से बेहतर, और खास तौर से जो इनके लिस्ट में जो अति पिछड़ा वर्ग है वो थोड़े अधिक मात्रा में दिखें, और इसके लिए उन्होंने अपने तरफ से जो प्रयास जारी किए। मैं एक बात और बता दूं कि अभी जो एनडीए की बात हो रही थी उसमें देखिए ये बड़ा दिलचस्प है कि कई सारे स्थानीय और लोकल जो पार्टीज हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। जैसे अकाली दल को उन्होंने टारगेट किया, गोवंतक पार्टी जो है गोवा में, उसको किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो महाराष्ट्र में जो पार्टी थी शिवसेना, उसको भी उन्होंने तोड़ा, और बाद में उड़ीसा चले आए तो बीजेडी को भी उन्होंने लगभग खत्म ही कर दिया। तो ये बात अभी जनता दल यूनाइटेड इस बात को बहुत ही सतर्कता के साथ देख रही है, और बार बार ये पहले घोषणा की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटें लड़ेंगी, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगी। बाद में उन्होंने इसको बदल के जुड़वा भाई का, लेकिन जो आज दिख रहा है उसमें मैं समझ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिक कुर्बानी दी है, और इसका वजह यह है कि उनको जो तमाम सर्वे में दिख रहा है कि उनके तरफ से जो मैं देखिए सर्वे में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके आधार पर मैं अपनी टिप्पणी रख रहा हूं आपके दर्शकों के लिए भी, कि जो एनडीए बहुत मुश्किल में है, और इनको जो है अपने पार्टी को बनाए रखने के लिए, या सत्ता में जितने थे पिछले बार कम से कम उतने रहने के लिए ये तमाम घुटने टेके हैं, और आपके रिपोर्ट्स में भी आ रहे हैं, अलग अलग चैनल्स पे भी लगभग यही दिख रहा है। चलिए, मैं तो देखिए डॉक्टर सूरज मंडल, मैं कोई भविष्यवाणी करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मैं आप लोगों के जवाब से ही उस रीड बिटवीन द लाइंस चीजें सामने रखता हूँ। तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस पर कतई ध्यान नहीं देना चाहिए। जो वोट जब पड़ते हैं, जनता वहां जाकर क्या वोट देती है, वो असल में वो पिक्चर सामने रख देता है कि आखिर क्या हो रहा है। कई बार वो अंडर करंट समझने में बड़े बड़े नेता फेल हो जाते हैं। ये आप मान लीजिए, यहां पर मैं ईवीएम के मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा हूं,
क्यों? इसलिए नहीं राजीव कर जी, रहा हूं मैं बतौर सहमत हूं एंकर, आपकी बात। क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था आइए और साबित कीजिए, कोई नहीं पहुंचा। खैर डॉक्टर मयंक मौली, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या चेहरे बदलने से नीतियां और जनता का विश्वास फिर से हासिल किया जा सकता है, या फिर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन लोगों के कहीं नजदीक पहुंचा है, ये आपको भी दिखा है? सर पहले तो ये दावा ही हास्यास्पद है कि वोटर यात्रा हो या जो भी यात्राएं चली हो, अभी जैसा भाई साहब कह रहे थे कि पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो राजद ने तो कांग्रेस का ही अस्तित्व बिहार में विगत 35 वर्षों से खत्म कर रखा है। आप बैसाखी पे उसके साथ सहारे में विचरण कर रहे हैं, और जहां जब बात हो रही थी, जिस यात्रा की आप बात कर रहे हैं, वहां पे तो राजद के कहिए कि जो लोकल कार्यकर्ता थे उनका सहारा लेकर के बकायदा बुलेट यात्रा हुई या तमाम तरह की शोशाबाजियां हुई। उसका सिफर क्या निकला? सिफर निकला 0। और ये जिस सर्वे की बात कर रहे हैं, उन सर्वे में सर मुझे बताएंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें कहिए आगे प्रोजेक्ट की जा रही हैं? अब क्या बाकी जो स्टैटिस्टिक वाले जो भी एजेंसीज हैं, क्या उनको राहुल गांधी स्कूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स से क्या आंकड़े लेने पड़ेंगे क्या, तब आप उसको मानेंगे? वैसा नहीं होता है सर। जो सच्चाई है बिहार की वो सबको पता है। कांग्रेस जो है वो मूर्छित है, पिछले कई दशक हो गए कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी नहीं है। तो वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बाकी नसीहतें और सीख ना दे तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, मेरे पास हम समय कार्यकर्ताओं कम है, की मेरे पास पार्टी समय कम है। आप दोनों ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप दोनों को ही आगे आने वाले चुनाव और सीटों को लेकर बेहतर उम्मीदवार की मैं यहां से अभी शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। जो भी आपके दिल में है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी अपनी सोच जमीन पर उतरती आपको दिखे। इससे ज्यादा अभी फिलहाल कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े।